सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन चुनाव के मुद्दे क्या हैं ये अब तक वहां की जनता समझ नहीं पा रही है। आज जो सबसे बड़ी खबर छनकर सामने आ रही है वो ये है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई का छापा हुआ। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को सीबीआई ने नोटिस थमाया और शॉर्ट टाइम नोटिस थमाकर ये कहा गया कि 2 से 3 घंटे में हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। और आरोप ये है कि कोयला खनन में जो ब्लैक से मामले होते हैं, यानी कि उसमें खनन का मामला जहां भी है पूरे भारत में, वहां क्या कुछ होता है लगभग राजनीति में रहने वाले सभी लोगों को पता है। सत्ताधारी दलों का उस पर वर्चस्व होता है, उसके ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो उनके लोगों के होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कमीशन जाता है। लेकिन सीबीआई को अचानक आकाशवाणी चुनाव के समय कैसे हुआ, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर बात होनी चाहिए। सीबीआई हो, ईडी हो, केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे राज्य की जांच एजेंसियां हो, क्या इन तमाम जांच एजेंसियों को चुनावी लाभ लेने के लिए सत्ताधारी दल उसका इस्तेमाल करेंगे, या इन जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से अपराधियों की धरपकड़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? जिन लोगों ने आर्थिक अपराध किया है, जिन लोगों ने इस तरह के और दूसरे अपराध किए हैं, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, न कि राजनीति में बदले की भावना से इस तरह की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, जिसे आप दुरुपयोग कह सकते हैं, नहीं होना चाहिए। लगातार देश में इस बात को लेकर दबे जुबान लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। कई राज्य सरकारों पर भी ये आरोप लगते आए हैं कि वहाँ की जो राज्य की एजेंसियां हैं उसका भी राज्य सरकार गलत इस्तेमाल करती है। जैसे मुंबई में कंगना रनौत पर जब कार्रवाई हुई थी तब यह बात कही जा रही थी कि उद्धव ठाकरे राज्य की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह से जब बिहार के अंदर लालू परिवार पर उनके दोनों लड़के और लड़की तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव और उनकी बहन पर एक ही समय में छापेमारी शुरू हुई थी, तब वर्तमान राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर भी यह आरोप लग रहा था कि राज्य की इन एजेंसियों का कहीं न कहीं बदले की भावना से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती हैं। लेकिन एक बात जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि केंद्र में बैठी सरकार जो अभी है उसको सत्ता संभाले हुए 6 वर्ष पूरे हो गए और राज्य में जो सरकार है उसके 10 वर्ष अब पूरे होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। तो अगर पश्चिम बंगाल की सरकार तमाम तरह से धन उगाही कर रही थी गलत रास्ते से और तमाम खननों में खनन माफिया का वर्चस्व था, जो कि उनके निलंबित नेता शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी खुद जांच के घेरे में है और उसी जांच से बचने के लिए वो भाजपा में गए हैं, ना कि वो किसी और काम के लिए गए। भाजपा में जाकर वो शायद विधायक तो बन सकते हैं, शायद सरकार अगर बन गई, जिसकी संभावना वैसी दिख नहीं रही है, तो शायद वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो प्रभाव उनका नहीं बन सकता है जो ममता बनर्जी की सरकार में उनका था। यानी वो वर्चस्व और वो ओहदा और वो रुतबा उन्हें नहीं मिल सकता है। इसमें कहीं कोई बहस की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, यही होना है। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी आखिर टीएमसी में इतने बड़े ओहदे को छोड़कर, इतनी पकड़ को छोड़कर भाजपा में क्यों गए? क्या भाजपा में जाने का उद्देश्य वाकई टीएमसी सरकार की नाकामी या टीएमसी सरकार के फेल्यूर या टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार का ग्राफ बिल्कुल माने आसमान छू रहा था और ये बेचारे शुभेंदु अधिकारी इतने ईमानदार थे
इतने ईमानदार थे कि इनसे देखा नहीं गया। 9 वर्षों तक तो इन्होंने किसी तरह से झेल लिया। अंतिम वर्ष में इनको लगा कि नहीं, ममता बनर्जी की सरकार ने 10 वर्षों तक राज को लूटा है। अब रुक कर एक बात बताऊं श्रोता के लिए कि अगर 9 वर्षों तक ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल को लूटा है तो शुभेंदु अधिकारी उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। और अगर 10वें वर्ष में लूटना शुरू किया है और तब अगर शुभेंदु अधिकारी भागे हैं तो फिर शुभेंदु अधिकारी ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि 9 वर्षों तक ममता बनर्जी की सरकार ईमानदार सरकार थी। दोनों बातें माननी पड़ेंगी। तो अब इससे आगे बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझ रहे होंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि 6 वर्षों से ईमानदार सरकार जो केंद्र में है उसे आज चुनाव के समय ही कैसे पता चल गया कि अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने इतना बड़ा स्कैम और घोटाला किया है। क्या यह आकाशवाणी है जो चुनाव के समय ही होता है या इससे पहले भी कुछ पता है? मोदी सरकार में पहले से, सरकार में आने से पहले इनके तमाम नेता और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर भाषण में ये कहते थे कि काला धन लाया जाएगा और काला धन खरबों रुपए विदेश में है और किन किन के हैं सबका मुझे पता है भाई और बहनों। टाइम आने पर मैं एक एक के नाम को उजागर करूंगा और सबको जेल की सलाखों में डालूंगा। अब श्रोता ये बताएं कि कितने लोगों को जेल की सलाखों में इस आरोप में डाला गया कि वो काला धन उनका स्विस बैंक में या दुनिया के किसी और बैंक में जमा था। क्या दुनिया के किसी भी विदेश के बैंकों से धन लाया गया? इस पर तो बात अभी तक हुई ही नहीं। क्या काला धन रखने के आरोप में किसी को जेल भेजा गया? इस पर अभी बहस हुई ही नहीं। और काला धन लाने के बाद जो 15-15 लाख रुपए तकरीबन तमाम भारत के निर्धन परिवार लोगों के खाते में चला जाना था, उस पर तो अभी बहस हुई ही नहीं। करोड़ों लोगों के जो खाते खुलवाए गए थे, ये कहकर खुलवाए गए थे जन धन, शब्द समझिए, यानी आम जनों को धन दिया जाएगा और धनवान किया जाएगा। तो लोग पहले ये बताएं कि क्या जिन जिन के खाते जनधन योजना के अंतर्गत खुले उनके खातों में कितने धन आ गए और क्या वो धनवान हो गए? इस पर बहस होनी थी। तो केंद्र सरकार के इन तमाम वायदों पर और इन तमाम भाषणों पर बहस होनी थी और राज्य सरकार के 10 साल के कार्यक्रम पर बहस होनी थी। लेकिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने काम को छोड़कर राम पर बहस शुरू की। लेकिन जब जनता को यह पता चल गया और पार्टी को यह फीडबैक मिलने लगा कि राम के नाम पर नैया पार नहीं लग सकता है, तो फिर पार्टी ने एक नया स्टैंड लिया कि ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए और भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाने के लिए इस तरह के इरादे से एक नया शगुफा यूपीए सरकार में, आपको पता होगा कि सीबीआई को तोता की संज्ञा दी गई थी और वह संज्ञा किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीबीआई को तोता कहना शुरू किया था। लेकिन एक बात कहा जा सकता है, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि तब तोता पिंजरे में बंद था, लेकिन अब वो तोता पिंजरे से बाहर हो चुका है और कभी भी कहीं भी किसी भी पेड़ पर जाता है और पके फल को खा लेता है। यह अब कहा जा सकता है। पका फल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां जहां चुनाव सर पर होता है वहीं सीबीआई जो है वो एक्टिव हो जाती है। ये सीबीआई के साख को बट्टा लगाने वाला कदम है। अगर अभिषेक बनर्जी, मैं अभिषेक बनर्जी या रुजिरा बनर्जी या ममता बनर्जी का बचाव नहीं कर रहा हूं, एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर अभिषेक बनर्जी या रुजिरा बनर्जी या ममता बनर्जी अकांठ अगर भ्रष्टाचार में डूबे थे तो केवल 2 ही महीने पहले यह सब कुछ कैसे हो जाता है? 10 वर्षों से सरकार चल रही है, क्या घोटाले नहीं हो रहे थे? क्या लोगों के पास बेनामी संपत्ति नहीं थी? क्या लोगों के पास अनकाउंटेबल मनी नहीं थी? या थाईलैंड और इंग्लैंड और स्विस बैंकों में इनके पैसे नहीं थे? इसका ज्ञान 9 वर्षों तक, 9.5 वर्षों तक, या यूं कह लें 6 वर्षों तक मोदी सरकार
को, गृह मंत्रालय को या संबंधित मंत्रालय को नहीं होता है, लेकिन अचानक जब चुनाव होता है तो सारा ज्ञान यानी कि आकाशवाणी हो जाता है कि उसके घर पर नोटिस ले जाओ, उसके यहाँ पैसे पड़े हुए हैं, उसके यहाँ पैसे पड़े हुए हैं। इससे सरकार की साख कमजोर हो रही है और तमाम एजेंसियों की विश्वसनीयता कमजोर हो रही है। तो विश्वसनीयता ना खोई जाए, ये बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रखे और जांच एजेंसियों को ये कर्तव्य जो उनका है, जो संवैधानिक, वहीं तक रखा जाए। उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल न किया जाए और पॉलिटिकल माने एनिमी को, यानी राजनीतिक दुश्मन को, शत्रु को माने कब्जा में करने के लिए उसका बेजा इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि वाकई कोई अगर इकोनॉमिकल क्राइम करता है, कोई सोशल क्राइम करता है, कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस देश में हुआ क्या, नीरव मोदी फुर्र हो चुके हैं और विजय माल्या फुर्र हो चुके हैं और मेहुल चौकसी फुर्र हो चुके हैं और अब तो अपुष्ट सूचना यह है कि सुभाष चंद्रा भी कहीं ना कहीं फुर्र हो चुके हैं, जो जी न्यूज़ के मालिक बताए जाते हैं और भाजपा के राज्यसभा के सांसद बताए जाते हैं। बैंक के कई लाख करोड़ रुपए कर्ज उनके ऊपर है और वो भी सीन से बहुत दिनों से आउट चल रहे हैं। कहीं उनका कोई बयान या टीवी पर, वो जी न्यूज़ पर अक्सर सुभाष चंद्रा शो लेकर आते थे, आजकल वो भी नहीं हो रहा है। तो मोदी सरकार के रहते हुए ये तमाम लोग अरबों खरबों की संपत्ति लूटकर चले गए, तब ईडी और सीबीआई कहां सोई हुई थी। आज जब चुनाव का ऐलान हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर गर्म हो चुका है और अभिषेक बनर्जी बंगाल के भविष्य के रूप में देखा जाने वाला चेहरा उभर कर सामने आया है, बंगाल के युवाओं का विश्वास जिसके ऊपर टिका हुआ है, आप उसके कैरेक्टर को खत्म करने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो इसकी निंदा होनी चाहिए। और अगर वाकई ये सारी चीजें हैं तो भी समय को लेकर आपत्ति तो अनिवार्य है, क्योंकि समय जो है वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आप आज सत्ता में नहीं आए हैं, आपके भी 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपकी एजेंसियां इन 6 वर्षों में क्यों नहीं इन तमाम घोटालों पर लगाम लगा सकी। आज अचानक चुनाव के समय में क्या आप उनको बदनाम करके उनका जो चुनावी प्रतिशत है, जो लोकप्रियता है, उसको कम करने का कहीं प्रयास तो नहीं है। आगे पल पल पर पश्चिम बंगाल के तमाम घटनाओं पर मेरी नज़र बनी हुई है। पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। आपसे विनती है, गुजारिश है, अपील है कि आप हमारे चैनल देश की सच्चाई को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद।